हाँ, तो तुम जानते हो अभी जो हम लोग करेंगे कुछ कुछ सीटिंग्स तक हम लोग बस केवीपीआई के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि किस टाइप का प्रॉब्लम हो आता है, ताकि जब मैं तुम्हें असाइनमेंट शीट्स दूं और असाइनमेंट शीट्स में जब तुम्हें मैं प्रॉब्लम दूं तो तुम फिर उसे तुम्हें फील हो कि हाँ ऐसा प्रॉब्लम आता है। वो फीलिंग होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, जनवरी तक काफी कोर्स खत्म हो जाएगा, इसलिए अब इस चीज का चिंता नहीं है कि कोर्स खत्म होगा या नहीं, तो इसलिए वो चीज तो कवर अप हो ही जाएगा हम लोगों का। तो मैं एक बार सम निकाल लेता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है, और फिर उसके बाद चीजों को शुरू करते हैं। सर हाँ बोलते जा। केवीपीआई किसी में को कुछ भी पूछना, जिसे कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ सर, केवीपीआई में 11 का भी आता है ना, 10 के नीचे से? 10th से लेके 11th का ही आएगा तुम लोग का। मतलब देखो अब ऐसा आ सकता है कि क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज होके तो मैक्सिमम मिनिमा निकालो, मगर ये तो मैंने भी पढ़ाया है नहीं। यस ठीक सर। है, मतलब मैं मैथ्स का बात कर रहा हूँ, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में कोई आइडिया नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं केवल मैथ्स के बारे में जानता हूँ कि मैथ्स में मैं तुम्हें इस चीज का गारंटी देता हूँ कि 90% ऑफ द सम जो होता है वो मैक्सिमम 11th और 11 से नीचे वाले में ही रहेगा। 10% में कभी ऐसा आ सकता है कि, मगर ऐसा कभी नहीं आएगा कि तुम्हें इंटीग्रेशन यूज करके एरिया निकालना होगा, वो नहीं होने वाला है। मगर हमने, अब तुम देखोगे कि कोई बोलेगा कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता है, तो अरे वो तो क्वाड्रेटिक में भी हमने यूज किया ना। क्या हमने ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए डिफरेंशिएशन यूज नहीं किया था? किया था। ठीक है, तो वो आ सकता है। बेसिक कर्व स्केचिंग से आ सकते हैं, जो एज अ होल हम लोग सीखेंगे ही, यहाँ पे थोड़ा सामने सीखा ही था। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल आते हैं। तो जैसे इफ एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड्स लेंथ ए, देखो पहले आधे घंटे तक मैं सम्स को इसी टाइप से लेके जाऊंगा, और फिर तुम लोग को अब एक असाइनमेंट शीट में कोशिश करूंगा बनाने का कि एग्जैक्टली जो सम हम लोगों ने किया है आज, उसी टाइप के कुछ सम्स को देने का कोशिश करूंगा, ताकि घर में भी तुम लोग ट्राई करके देख पाओ। तो वो जो एक इससे पहले मैं करता था कि ये एक सम है और इसके साथ ऐसा और 3 सम कराऊंगा, वो अब मैं नहीं कराऊंगा। ये मैं करवा दूंगा, इसके साथ और एक्स्ट्रा 2 सम तुम यू विल गेट इन द असाइनमेंट, जो तुम लोग खुद ट्राई करोगे। द एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड लेंथ है आर बी, तो ये तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री है, अगर तुम लोगों ने ट्राई करके देखा होगा तो। कि अगर तुम जानते हो कि अगर तुम्हारे पास कोई भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये अगर तुम्हारे पास इसका इन सर्कल है, तो तब ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। साइड लेंथ ए है तो ये a/2 हो जाएगा। तो तुम यहां से tan 30 डिग्री का वैल्यू निकाल ही सकते हो, इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय a/2। बाकी काम तुम लोग करोगे। और वही जब सरकम सर्कल में बोलता हूं तो वही चीज जब सरकम सर्कल में बोलता हूँ, एक बार क्वेश्चन करके देख लोगे। ठीक है, और मैं फिर से कह रहा हूँ कि थोड़ा सा घर में ट्राई करोगे। रे ये इंपॉर्टेंट है, ये r होगा, ये a/2 होगा, ये 30 डिग्री होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे a/2 डिवाइडेड बाय r इक्वल टू cos 30 डिग्री हो गया। तो इस दोनों से तुम्हें r का वैल्यू और कैपिटल R का वैल्यू मिल जाएगा, रेशियो निकाल के देख लेना। मगर कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हें कभी कभी नॉर्मल ट्रायंगल में भी जरूरत पड़ सकता है। मैंने पीएचडी के क्लास में भी फॉर्मूला दिया था, यहाँ पे भी फॉर्मूलाज दे दूंगा कि नॉर्मल अगर तुम्हें कोई ट्रायंगल है ए बी सी और उसमें अगर कभी तुम्हें आर निकालने के लिए बोलता है तो उसका एक फॉर्मूला था, याद है किसी को? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बाय एस, डेल बाय एस, एनी फॉर एनी ट्रायंगल। और वही सरकम सर्कल का जो फॉर्मूला था कैपिटल आर का, R इज इक्वल टू ABC/4 डेल्टा, या तुम इसे A/2 sin A भी बोल सकते थे। तो ये है। ठीक है, तो किसी को देखना है तो देख लो। मैं एज यूजुअल थोड़ा देर तो वेट करूंगा, मैं बस सम्स को पढ़ाते हुए नहीं निकलूंगा। हाँ, उससे मुझे फीलिंग नहीं आता है कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, पीडीएफ दूंगा। हाँ वेट अ मिनट, मैं स्टॉप वॉच ले आता हूँ ताकि 2 मिनट का टाइम दे दूंगा। उसका नेक्स्ट सम तुम लोग के पास होगा, वो एक बार पढ़ के देख सकते हो क्या है। हाँ बोलते जा। सर यहाँ पे मतलब मैंने क्या किया कि कैपिटल R/R का ना रेशियो निकाल लिया, वो 2 आया, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ हाँ
हाँ सर, हाँ, तो तो वैसे भी हो वैसे- सकता है ना। हाँ हाँ तो वही तो है ना, वो तो वो डायरेक्टली यहाँ से निकाल लिया ना तुम लोगों हाँ ने। सर, हाँ वहाँ से। हाँ 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 वही, सर, हाँ डायरेक्टली, हाँ या साइन, फिर डायरेक्टली 2 निकल हाँ जाए। डायरेक्ट, हाँ यहाँ से निकाल सकते हो डायरेक्ट, हाँ साइन 30 डिग्री, हाँ वो सेम ही होगा। चलो ठीक है, तो ये सब जो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, तो ये सब फॉर्मूलाज याद रखने से क्या होता है कि हमें फायदा होता है। आर और कैपिटल आर में और एक रिलेशन भी है कि आर इज इक्वल टू 4r टाइम्स ऑफ साइन a बाय 2 साइन b बाय 2 साइन c बाय 2। चलो उसके बाद वाला सम, उसके बाद वाले सम में क्या क्या, और मैं पूछना भूल गया ना, मैं डायरेक्टली करा रहा हूँ मुझे। हाँ उसके बाद वाले में कुछ बोलो, ये वाला। कंडीशन निकाला और फिर इंस्पेक्शन से ऑप्शंस। वो करके वो सर रेंज निकाला पहले। सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टू डिस्टिंक्ट रूट, तो इसका मतलब हो गया डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इससे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बस एक 4 ग्रेटर इंटू देन 2 इंटू 1 बाई बी, तो डिस्टिंक्ट बी है तो क्या ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब बी क्यूब माइनस 8 बाय बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आ गया बी माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस 4 प्लस ट्वाइस बी प्लस 4 बाय बी ग्रेटर देन 0। ये नो रियल रूट्स है, वेविक कर्व बना लो, इसका कोई रियल रूट्स नहीं है। तो इसका वेविक कर्व जब बना है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो एक 0 आया, एक 2 लीडिंग ऑप्शन प्लस माइनस प्लस, तो ये वाला और ये वाला, तो हेंस b बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अब हर ऑप्शन को सॉल्व करके देख लो कि कौन सा इसे सेटिस्फाई करेगा, इसमें और कोई तरीका नहीं है। तुम्हें हर एक तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा ये वाला रेंज है, तो अब कह रहा है कि b किसको सेटिस्फाई करेगा, तुम्हें ये वाला रेंज है, तो तुम्हें अब ये सबसेट होना चाहिए। अगर ये सेट A है तो अब तुम सबका सॉल्यूशन निकालोगे, नाम A दे देता हूं, इसका नाम B, C, D और E, तो मुझे देखना है कि A किसका सबसेट है, तो वो इंडिविजुअली तुम सॉल्व करके देखो। B प्लस 1 बाई बी ग्रेटर देन 5 बाई 2, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई B इज ग्रेटर देन 5 बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ट्वाइस B स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय b माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, तो उसके बाद करके देख लेना। और वेविक कर्व है, वेविक कर्व मैं तुम लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ऊपर नीचे कैंसिल भी हो रहा है, तो उससे चेकआउट करके देख सकते हो। तो जिसके लिए सबसेट मिलेगा वो आंसर होगा। किसी को डाउट है तो बोलो, किसी ने कुछ अगर ट्राई किया नहीं हुआ है तो सर इसमें वो बी का कोई एक वैल्यू कंसीडर करके आपको पुट करके भी तो देख सकते हैं। वो तो लक का बात है रे, वो तो यहाँ पे तो वो चीज लक हो जाएगा ना, यहाँ पे उस चीज को हम लोग मतलब नहीं बोल सकते हैं कि वो सही मेथड है। मतलब हाँ, मतलब अगर हटा पा रहे हो तो सही मेथड है, मतलब हटा पा रहे हो तो सही मेथड है, समझ में आ रहा है। ए बी और डी हाँ मतलब अगर मतलब मुझे ये चाहिए कि क्या, हाँ देन कौन किसका सबसेट है, मतलब क्या बी ए का सबसेट है। मगर बी में अगर तुम एक ऐसा वैल्यू ढूंढ पा रहे हो जो ए में नहीं है तब सही है, मगर अगर है तो तुम टिक मार्क नहीं कर सकते हो, ये समझ में आया ना। हाँ सर, अगर है तो टिक मार्क नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर है तो फिर जरूरी था ना कि भाई कि तुम्हें नेक्स्ट में भी जाके देखना होगा कि वो उसे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। चलो सर रुकिए थोड़ा। और रुक जा। रुक जा रहा हूँ। रिया रिया आईपैड नहीं, नेक्स्ट मैं जा रहा हूँ, ठीक है। वो
थोड़ा सा बस ऐसे ही एक बार ताकि पढ़ लो, क्योंकि फिर इसमें तो उतना टाइम देने से नहीं होगा, क्योंकि ठीक है। हाँ ट्राई किया। अब मैं पहले ये पूछता हूँ कि क्या किसी को डाउट है, मतलब फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इंटरेक्शन वाला सेशन रखते हैं, हर समय मैं ही बकूं और तुम लोग सुनते रहो, मुझे ये पसंद नहीं है। हाँ, तो कुछ कोई बोलेगा ऐसा सम में? हाँ बोल। एक्स क्यूब की टर्म में लेके क्या कर रहे हैं, मतलब इक्वेशन से पॉलिनोमियल फॉर्म किया। हाँ तो हाँ उसका आंसर आया? नहीं सर। देखो डायरेक्ट बताने का मन नहीं करता, बात वही है कि कुछ तो ऐसा सम कराऊंगा ही। हाँ मैंने बोला नहीं कराऊंगा मगर मजा नहीं है तब, वरना फिर सपोज ये है, ठीक है, मैं कहूं कि P of x is equal to x square minus ax plus b and P of x square equal to 0 has 4 real roots। मतलब क्या हुआ? ठीक है, तुम वही करोगी कि तुमने जो बोला कि एक्स स्क्वायर को इसमें डाल दीजिए। मैं ये नहीं करके मैं ये मान सकता हूँ कि सेम ही चीज मैं कर रहा हूँ कि सपोज मैं g ऑफ x को एक फंक्शन ले रहा हूँ p ऑफ x स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि मैं जानता हूं कि p ऑफ x इज इक्वल टू, ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना रे, मतलब x को तुमने किस में चेंज किया, x स्क्वायर में। p ऑफ x इक्वल टू 0 का सपोज 2 रूट है, सपोज इसके 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो ठीक है, तो इसके रूट्स क्या क्या होंगे तब, x या x स्क्वायर? इसके रूट्स क्या होंगे जब 0 होगा? तो जब x को तुम अल्फा ले रहे थे तो इसका मतलब x स्क्वायर अल्फा होगा, नहीं क्या? यहाँ पे तुम x को अल्फा कर रहे थे या x स्क्वायर बीटा होगा। अब मैं इस चीज को तुम्हें जो तूने अभी जो बोला डाल के वो वाला भी दिखाना चाहता हूँ। P ऑफ x अगर मुझे x स्क्वायर माइनस ax प्लस बी मिला तो इसका मतलब x का वैल्यू तूने अल्फा और बीटा लिया। तो जब मैं P ऑफ x स्क्वायर लिख रहा हूँ तो ये x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर प्लस बी हो रहा है। तब बोलो जो काम यहाँ पे, जो आर्गुमेंट यहाँ पे जो x है, यहाँ पे वही आर्गुमेंट क्या हो जा रहा है नीचे, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो आर्गुमेंट x है वो x स्क्वायर हो जा रहा है यहाँ पे। इसका मतलब x स्क्वायर अल्फा बीटा है। अब मैं कह रहा हूँ 4 रूट है, तो 4 रूट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, x स्क्वायर अल्फा x स्क्वायर बीटा, मतलब x का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, प्लस माइनस रूट अल्फा, x का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, प्लस माइनस रूट बीटा। तो अब मैं अगर कह रहा हूँ 4 रियल रूट्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसके सबके रूट्स सब रूट्स को क्या होने पड़ेंगे? अगर ये 4 रियल रूट्स है मतलब ये 2 रूट देगा, होगा या नहीं? ये 2 रूट्स दे और ये 2 रूट्स दे, तो अब ये 2 रूट्स कब देगा? ये क्योंकि रूट ओवर के अंदर है कुछ, ये तब देगा जब अल्फा 0 से बड़ा हो। नहीं, अल्फा बस 0 से बड़ा हो, परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। मैं रैशनल रूट का बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बस मुझे रूट्स चाहिए। और ये कब देगा, जब बीटा ग्रेटर देन 0, मगर अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा भी हो। क्यों? सेम से इक्वल हो जाए, क्योंकि मुझे 4 रूट्स चाहिए। अगर मुझे 4 रूट्स चाहिए तो दोनों सेम कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब हो गया कि अगर अब इस कंडीशन को यहाँ पे ले आऊं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 का 2 रूट है अल्फा बीटा। क्या क्या कंडीशन मिला, अल्फा पॉजिटिव बीटा पॉजिटिव और अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। तो ये वाला सम हमने किया है यानी बोथ रूट पॉजिटिव। बोथ रूट पॉजिटिव का क्या क्या कंडीशन था याद है? अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0, अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0, अल्फा नॉट इक्वल टू 0 बोल रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। तो तुम्हें इस टाइप से सोचा जा सकता है। तो अब उसी टाइप से अगर मैं इस सम में सोचूं कि तब यहाँ पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, जब ये सम में सोचूंगा, लेट p of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b हैव 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स वेयर क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, p of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके 2 रूट्स हैं, वो 2 रूट्स अल्फा बीटा ले लेता हूँ। तो p ऑफ x क्यूब में फिर क्या हो जाएगा मेरे पास, x क्यूब इज इक्वल टू अल्फा। तो अब x क्यूब इक्वल टू अल्फा और x क्यूब इज इक्वल टू बीटा। अब बोलो ये अगर और डिग्री को तुम इस साइड लेके रेडिकल को लेके आओगे तो रियल रूट एक ही मिलेगा, मिलेगा या नहीं?
एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 होने से तो एक्स का एक ही वैल्यू पॉसिबल था ना क्या? यहाँ पे तो प्लस माइनस 2 नहीं लिखते थे, तो एक्स के क्या क्या वैल्यू हो सकता है? क्यूब रूट ऑफ अल्फा और क्या? क्यूब रूट ऑफ बीटा। क्यूब बीटा। तो हेंस जी हैज एग्जैक्टली क्या? टू डिस्टिंक्ट रूट्स। सेम चीज डाल के भी तुम सोच सकते थे। अब ये कह रहा है कि जी ऑफ एक्स हर समय अल्फा से बड़ा होगा, मतलब इसका मतलब है कि ये जो अल्फा है ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, सॉरी मिनिमम वैल्यू होगा। अब मुझे बोलो मिनिमम वैल्यू एक क्वाड्रेटिक, तुम बोलोगे सर क्वाड्रेटिक एक्स क्यूब, अरे एक्स क्यूब होने से क्या है यार, पी ऑफ एक्स अगर ये अगर बड़ा होगा तो एक्स क्यूब भी बड़ा होगा, उससे लेना देना नहीं है मेरे पास। अब ये पैराबोला अपवर्ड पैराबोला होता है, तो इसका मिनिमा एग्जिस्ट करेगा या मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा? मिनिमा। तो इसका मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है क्या? जरा ध्यान से देखो। हाँ सर। ये तो यही कह रहा है ना कि एक मिनिमा एग्जिस्ट करता है, वो मिनिमा क्या मुझे उससे लेना देना नहीं है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया क्योंकि ये मोर देन 2 डिस्टिंक्ट रूट्स बोल रहा है, कैसे हो सकता है? तो हेंस ऑप्शन नंबर 1 और 3। तो किसी को देखना है तो देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। दो मिनट का टाइम देता हूँ, थोड़ा बस देख लो क्या है, और पूछ सकते हो रे कुछ है तो। हाँ केवीपाई को मैं आसान नहीं बनाऊंगा तुम्हारा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मगर मैं केवीपाई को ऐसा बना दूंगा, कोशिश करूंगा कि जब तुम इसको देखो तो तुम्हारे दिमाग में एल्गोरिथम्स क्रिएट हो क्या ये उस एल्गोरिथम में है। आसान नहीं बनाया जा सकता एग्जामिनेशन को, कोई नहीं बना सकता, वो एग्जामिनेशन टफ है और वो एग्जामिनेशन टफ रहेगा। बस मैं तुम लोग को एक चीज का बोल रहा हूं कि देखो मैं अभी जब प्रॉब्लम ढूंढूंगा सेम टाइप का, तो हो सकता है कि मैं सब्जेक्टिव प्रॉब्लम भी दूं, हाँ तो करना मगर प्लीज, हाँ ये नहीं क्योंकि मुझे अननेसेसरी ऑब्जेक्टिव लिखने में टाइम लग जाएगा, सब्जेक्टिव को अगर मैं ऑब्जेक्टिव बनाने जाऊं तो सपोज जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 देखा, मैंने देखा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन है, मैं ट्रांसफॉर्मेशन के 4-5 सम्स को ढूंढूंगा, उसमें अगर मुझे सब्जेक्टिव मिला तो मैं सब्जेक्टिव दे दूंगा, ऑब्जेक्टिव मिला तो ऑब्जेक्टिव दे दूंगा, आगे चल रहा हूँ, ठीक है। तो सजा के नहीं रखूंगा, मल्टीपल चॉइस साथ में दे दूंगा, ऊपर एक स्टार मार्क दे दूंगा, पहले मल्टीपल चॉइस फलाना फलाना, उसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है, वो मैं नॉर्मल क्लासेस के लिए रखता हूँ, यहाँ पे हम थोड़ा इनफॉर्मल रहेंगे, हाँ इनफॉर्मल रहने से मेरे ख्याल में मैं ज्यादा क्लास कर पाऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं। और केवीपीआई का क्लास कल अगर खुल भी जाता है हमारा इंस्टीट्यूट तो हर समय जूम में ही होगा, केवीपीआई का क्लास उस क्लास में नहीं होगा, वो पॉसिबल नहीं है अगर खुल भी जाता है तो। कुछ किए थे? एन और एसएन निकाला था, निकाला, फिर आंसर आया? निकाला उसको समेशन एक फ्रैक्शन में आया, निकला सारा मीन सॉल्यूशन, ठीक है चलो। Let mn be the arithmetic progression with first term 2 and common difference 4. Let mn be the average of first n term. तो m1 क्या होगा? m1 तो a1 ही होगा। a1 m2 क्या होगा? a1 plus a2 by 2 a1 plus a2 by 2। m3 a1 plus 1 plus a2 plus a3 by 3।
mn a1 plus a2 A2 mn नहीं plus m10 A3. तक है 10 8. डिवाइडेड बाय 10। तो अगर मैं समेशन ऑफ m करूं तो a1 कितने बार आया? 10 times. a1 आया तुम्हारे पास 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 डॉट डॉट 1 by 10। a2 कितने बार आया? 1 by 2 plus 1 by 3 डॉट 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 1 by 10। ये पसंद नहीं आया, ये लंबा मेथड हो जा रहा है। कुछ और सोचा जा सकता है क्या? तो 8 निकालो। एक ये हो सकता है कि तुम वैल्यूज ही डाल दो a1 प्लस a2 का, सबका वैल्यूज ही डाल दो। और एक चीज हो सकता है कि m4 मेरे पास है, let mn be the average of first n terms, mn be the average of first n, m4 हो गया a1 plus a2 plus a3 plus a4 divided by 4। तो m1 अगर मेरे पास a1 है, m2 को मैं a1 plus a2 by 2 ही लिखता हूं। एक तो फॉर्मूला मैं ये लगा सकता हूं जो मैं लास्ट क्लास में लगा रहा था, कि लास्ट क्लास में मैंने लगाया था इसे मैंने सॉल्व किया था, m1 प्लस m2 वाला हमारे पास था। m1 रुक जा, हाँ बोलते जा। m1 प्लस मुझे m2 प्लस 1 by 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a2 प्लस 1 by 3 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 1 by 10 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a2। देखो एक चीज ये है कि मैं a और d का वैल्यू डायरेक्टली डाल के भी निकाल सकता हूं, मगर कुछ अलग तरीके से भी सोचा जा सकता है क्या? mn विद द एवरेज ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, वो तो फॉर्मूला ही लगाया जा सकता है ना। अरे सॉरी 1 by 2 ये क्या हो जाएगा a1 प्लस a2, सॉरी इसका तो फॉर्मूला ही लग जाएगा ना। इसका फॉर्मूला क्या लगेगा? इसका फॉर्मूला लगेगा a1 n by 2, n by 2 का मतलब क्या हो गया? 3 by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, होगा या नहीं? हाँ सर। हाँ सर। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1 by 4 into 1 by 4 into n by 2 4 by 2 कितना? a1 प्लस a4। A4 और लास्टली इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1 by 10 into 10 by 10 by 2 a1 प्लस a1 a10। plus a10। तो इससे कुछ अच्छा हुआ क्या? 3 3 कैंसिल हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया, 10 10 कैंसिल हो गया, तो क्या आया? a1 प्लस 1 by 2 ऑफ क्या? a1 प्लस a2 प्लस 1 by 2 ऑफ क्या? a1 प्लस a3 डॉट 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 1 by 2 ऑफ क्या? a1 प्लस a10 आया। तो दिस कैन बी रिटन एज, कितने टर्म्स आ गए? अब तो आसान हो गया ना, अब तो आसान। तो अब तुम टोटल टर्म्स 10 है तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? टोटल 10 है या 11 टर्म्स हैं? 1 से लेके 10 तक है, तो ये फर्स्ट टर्म है तो 10 है। तो तुम्हारे पास ये 1 प्लस 9 by 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस 1 by 2 एक बार कॉमन ले लो तो a2 प्लस a3 डॉट 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 क्या? a10। तो ये तो a1 हो गया, तो a1 प्लस 9 by 2 a1 प्लस 1 by 2 आगे छोड़ दूं तो इसे क्या लिख सकते हो? इसे 10, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 9 टर्म्स हैं, तो 9 by 2 a2 प्लस a10। अब सबका वैल्यू निकाल लो। a1 का वैल्यू मेरे ख्याल में कुछ दिया हुआ था, a1 का वैल्यू 2 है, तो a2 का वैल्यू तुम्हारे पास 4 है, अब वो तो निकल ही गया, 4 है तो 6 है, और a10 का वैल्यू निकाल लेना, सब डाल देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को देखना है तो देख लो। कोई अलग मेथड किसी ने लगाया है, किसी को इससे छोटे मेथड से आंसर आ गया तो मुझे बोलोगे। हाँ, किसी ने कुछ अलग लगाया, छोटा होने से बोल सकते हो रे, ये नहीं कि रुपेश सर ईगो में ले लेंगे। हाँ बोल। सर मैंने पहले 8 निकाला,
फिर मतलब M1 M2 M3 ऐसे निकल कर सब 80 में आ गया। M1 M2 ऐसे मतलब 2 4 6 ओ तो 10 ठीक है, तब ठीक, तब तो हाँ आंसर आ जाता है ना। हाँ 110 आया। तो इसलिए मैं कहना ना कि कभी कभी देखो, कभी कभी क्या होता है कि वही वाली बात है कि जो कह रहा है वही निकाल लो। हाँ मतलब मेरे दिमाग में था कि नहीं थोड़ा रिड्यूस ही करेंगे क्योंकि ये KVPI का सम है, और अभी किसी ने बोला कि कुछ करना ही नहीं था, जो सम में है वही करके बता दो, मतलब जो बोल रहा है वही निकाल के प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। सर 22 नंबर लाइन में 9/2 A1 ये समझ नहीं आया है। नहीं ये यहाँ पे टोटल टर्म्स कितने हैं? टोटल 10 टर्म है, तो यहाँ पे 9 टर्म्स नहीं होंगे क्या? आया समझ में? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है चलो। सर रुकिए थोड़ा थोड़ा। सर हो गया। 2 मिनट रुक जाओ, मेरा फोन हैंग हो गया, 2 मिनट रुक जाओ। नेक्स्ट टाइम से मैं क्वेश्चन को ना पहले ही अरेंज करके रखूंगा। हाँ सॉरी, वो नहीं करने के कारण आज तरीका। 2 मिनट रुकना होगा तुम लोग को। यार ये तो फोन खुलेगा नहीं, ऑन करने की करे। 2 मिनट रुको रे, मेरा फोन हैंग हो गया। खुद से 4 से की सौ चाचा ना खुन कर ले। दो मिनट रुको। हाँ मेरा मोबाइल का चार्ज शेष हो गया। पानी पानी भर दो। दूसरा काम करता हूँ। तरीका नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा यहाँ। नेक्स्ट टाइम से मैं पहले ही अरेंज करके रख दूंगा। वो PDF को मैं भी लेके भी आ जाता हूँ यहाँ पे एक बार, तो एटलीस्ट स्टैंड बाय में एक PDF रहने से ये प्रॉब्लम नहीं होगा। सॉरी चलो। हाँ ये देखो, ये फोटो खींच के लेके आया हूँ। हाँ आया था ये। हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि ये हाँ ठीक है, इसे अलग अलग तरीके से कर सकते हो कि क्या बोलते हैं, इनर ट्रायंगल ABC BAC इज 90 डिग्री। BAC is 90 degree. AD is altitude from A onto BC.
AD is altitude from A onto BC. Draw DE perpendicular to AC and DF perpendicular to AB. Suppose AB is equal to 15, BC is equal to 25, तो ये 20. Then length of EF. क्या यूज किए? सर पहले एडी निकाला, AD कैसे निकाला? एरिया इक्वल एरिया एरिया से सर हाफ इनटू बेस इनटू तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू 20 इंटू 15 इज सर 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 आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर स्क्रीन फ्रीज हो गया। सर सर सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई में आ रहा है? हाँ सर अभी आ रहा है। ठीक है, सॉरी। हाँ तो तुम लोगों ने मुझे क्या बोला? तुम लोगों ने बोला एरिया में क्या यूज करूं? हाफ इंटू। ये तो समझ में आ गया ना? यस सर। ये तो तुम लोगों ने ही कहा। मैं कह रहा था कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री में लगाया था। तुम ज्यादा आसान है ये लगाना, ठीक है? मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगा के एडी निकाला था। अगर एक बार एडी निकल गया तो एफ भी निकल गया नहीं, क्योंकि एडी एफ रेक्टेंगल है। हाँ सर। यही क्या था ना? हाँ सर। यस सर। हाँ ठीक है। हाँ। चलो उसके बाद दो मिनट रुको। हाँ पहले एक बार मैं ये चीज यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। माइक्रो ठीक है, चलो रुको इनको कि हाँ करो करो करो। ये आया? यस सर। यस सर। क्या करें? एबीसी ट्राइंगल सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस AB और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू थ्राइस बी स्क्वायर। एंगल BAC निकालना है। क्या यूज किया? में कन्वर्ट किया। ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB इज इक्वल टू थ्राइस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB माइनस थ्राइस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस थ्राइस बी इक्वल टू 0। हाँ बोलो सर। वहाँ पर अगर बी स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर दे तो दोनों साइड में ठीक है। हाँ चल ठीक है हाँ चलो वो तो बस जो भी हो ये तो निकाला तुमने ना। ए इज इक्वल टू थ्राइस बी। उसके बाद
सो वैसा करने से a इक्वल टू b आता A है। इक्वल टू B निकलता है सर। A 3B B स्क्वायर को निकलता है, 3B माइनस नहीं। B स्क्वायर लिखा। मैंने गलती किया। a माइनस बी इंटू ए प्लस 3b इक्वल टू 0। तो हेंस a इज इक्वल टू b। तो अगर a इज इक्वल टू b आ गया तो c वहाँ पे स्क्वायर वैल्यू इक्वल टू, अब ये अगर इसमें डाल दूं तो i से स्क्वायर। i से स्क्वायर, तो c इज इक्वल टू रूट 2a, तो c इज इक्वल टू रूट 2a हो गया और a इज इक्वल टू b हो गया। तब तो ये पाइथागोरस है, हाँ सर। ये तो पाइथागोरस हो गया। तो हेंस ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। तो हेंस तब तुम्हारे पास क्या हुआ, एक a है, एक a है और एक रूट 2 है, एक 90 डिग्री और दोनों एंगल 45 डिग्री है। खेला खत्म। किसी को दिखना है तो दिख लो। कोसाइन फॉर्मूला जानते हो ना? हाँ सर। नहीं जानते हो तो जानो। हाँ, ए बी सी, ए का अपोजिट ए, बी का अपोजिट बी, कोई भी एंगल कभी भी निकाल पाओगे। कॉस ए का वैल्यू था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस बी सी। वैसे ही कॉस बी का वैल्यू निकाल सकते हो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए बी, बाकी सबका। ठीक है, तो ये कोसाइन एंगल है जिससे हम लोग कई बार निकालते हैं। एक साइन फॉर्मूला है, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। ये सब छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जो याद रहने चाहिए। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर नेक्स्ट सब में आता हूँ। हमें टाइम मिला है। देखो, 2 चीज है। कुछ लोग को ऐसा लग सकता है कि सर मैंने भी ट्राई किया था सर, मगर मुझसे बहुत सम नहीं बना। मैं अभी ये बताना ही नहीं चाहता हूँ कि किससे कितना सम बना। ठीक है, हाँ पूछ जो रहा हूँ क्योंकि भैया जरूरी है यहाँ पे ये पूछना थोड़ा सा मेरे लिए। ठीक है, कि इंटरेक्टिव क्लास हो, वरना क्लास अजीब हो जाएगा। वरना क्या फायदा हुआ, कोई अंतर तो होना चाहिए ना ये क्लास में और नॉर्मल क्लास में। तो क्योंकि मैंने ट्राई करने के लिए दिया था, तो मेरा बस तुम लोग को तुम्हें दिखाना और मैं खुद एक बार, क्योंकि एक्चुअली मेरे साथ भी क्या होता है ना कि केवीपीआई के लिए प्रॉब्लम ये है कि मैंने केवीपीआई के लिए एक्सक्लूसिव क्लास में अभी तक नहीं लिया था क्योंकि जूम पॉसिबल नहीं था। इस साल पहली बार मैं सोच रहा हूँ कि केवीपीआई के लिए एक्सक्लूसिव क्लास लेके देखूं कि मैं स्टूडेंट्स को रेडी कर पाऊंगा के लिए। मतलब ये साल पहली बार ऐसा हो रहा है। मतलब जस्ट नवंबर से मैंने ऑनलाइन टेस्ट लेना शुरू किया था और केवीपीआई का जूम होने के कारण अब ये क्लासेस केवीपीआई से पहले मैं लूंगा, ये मैं जानता हूँ। तो बस मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि अगर मैं तुम लोग को केवीपीआई के लिए स्पेशल वर्कशॉप क्लासेस कराऊं तो क्या मैं कुछ बंदों के अंदर डिफरेंस लेके आ सकता हूँ। एज अ टीचर भी मुझे देखना है मेरे अंदर कि क्या मैं कैपेबल हूँ उसके लिए। तो इसलिए, मगर उसमें इंपॉर्टेंट है कि पहला हमें यह पता चले कि जिस भगवान का पूजा कर रहे हैं, जिसका नाम केवीपीआई है, उसे कौन सा प्रसाद पसंद है। पता होना चाहिए ना कि कौन सा प्रसाद पसंद है, नहीं क्या? अब शनि भगवान का पूजा करते हो तो जाके वहां पे तेल चढ़ाते हो। अब मालूम चला कि दुर्गा भगवान के ऊपर भी तेल चढ़ा दोगे तो कैसे होगा? पंडित बोलेगा बाप रे बाप, क्या कर दिया तुमने, घनघोर पाप कर दिया तुमने। ठीक है, तो इसलिए वैसे ही हमें ये देखना है कि ये केवीपीआई जो भगवान है, इसे प्रसाद कैसा पसंद है। तो धीरे धीरे हमें पता चलेगा। लास्ट 3-4 साल का पेपर जब सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मार्केट से ये प्रसाद खाना है हम लोग को खरीद के, तो ताकि इसका आशीर्वाद हमें मिले। सर ये वाला देखें, लेट एन बी द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। हाँ बोल। वो कोसाइन का फॉर्मूला एक बार बता सकते हैं? मुझे वो पता नहीं था, साइन का फॉर्मूला पता था, कोसाइन का क्या था वो बस समझ नहीं आ रहा। ये वाला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्यों फिजिक्स में रिजल्टेंट कैसे निकालते हो? ये फॉर्मूला नहीं लगाते हो, उल्टा जो लगाते हो। अरे फिजिक्स में तुम लोग ये लगाते हो ना यार, उल्टा लगाते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। उल्टा कर दिया। ठीक है, वही वाला। हाँ ठीक है। Let n be the least positive integer whenever a non-digit c is written as last digit of खुद पढ़ो एक बार, सॉरी। ये टॉपिक तुम्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो वो इसे समझ में नहीं आया क्वेश्चन। मैं खुद बोलता हूं, मैं खुद नंबर थ्योरी में स्मार्ट नहीं हूं क्योंकि मैंने केवीपीआई ओरिएंटेड क्लासेस नहीं लिए हैं। तो मैं हर समय नंबर थ्योरी से भागता हूं, तो मुझे भी प्रॉब्लम होता है फ्रैंकली स्पीकिंग। मगर मुझे तुम लोगों के साथ मुझे भी नंबर थ्योरी सीखना है, नंबर थ्योरी में मुझे भी सीखना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं नंबर थ्योरी के भी समझ दूंगा। करोगे धीरे धीरे। मेरे ख्यालों में सितंबर चल रहा है, मान के चलते हैं कि नवंबर तक नंबर थ्योरी के सम्स के एल्गोरिथम्स हमारे दिमाग में आने लगेंगे।
मतलब मुझे दो चीज को एडिशनली तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना है, एक है नंबर थ्योरी, एक है प्लेन ज्योमेट्री। और ये दोनों में ये ऐसा है कि तुम्हें प्राइमरी मतलब स्टार्टिंग नंबर थ्योरी से थोड़ा ऊपर जाना है। अब नंबर थ्योरी में तुम्हें आरएमओ या ओलंपियाड वाले सम्स नहीं चाहिए, वो सम जिसमें कई बार बाइनोमियल फंक्शन यूज बाइनोमियल से कर पाते हैं, वो सम जहां पे कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो लग जाता है, वो सम जहां पे डिविजिबिलिटी का बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट लगता है, जीसीडी का लगता है, एचसीएफ का लगता है, वो टाइप के सम्स हमें देखने हैं। अब मैं खुद उसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं ये भी बोलता हूं, मगर हम लोग कोशिश करेंगे कि नवंबर तक हम कंफर्टेबल हो जाएं। कंफर्टेबल मैथ्स में कंफर्टेबल होना तो सबसे अच्छा चीज है, कोई किताब थोड़ी ना चाहिए, प्रॉब्लम्स ही चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम लगेगा इसमें। लेट n be the least positive integer such that whenever a non-digit c is written after the last digit of n, the resulting number is divisible by c। मतलब सपोज तुम्हारे पास एक नंबर है a b c d e, ये नहीं लेता हूं, एक नंबर लेता हूं 17853। Let n be the least positive integer such that whenever a non-zero digit c is written after the digit n, last digit of n, मतलब अगर ये सपोज ये मेरा नंबर है, मैं सम का मतलब समझा रहा हूं, तो 17853 को जब तुम डिजिट नीचे 1 लिखोगे तो ये डिविजिबल बाय 1 होना पड़ेगा। जब तुम 17852 लिखोगे तो ये डिविजिबल बाय 2 होना पड़ेगा। जब 17853 लिखोगे तो ये डिविजिबल बाय 3 होना पड़ेगा। जब 17854 लिखोगे तो ये डिविजिबल बाय 4 होना पड़ेगा। जब 1785345 लिखोगे तो ये डिविजिबल बाय 5 होना पड़ेगा। जब 17856 लिखोगे तो ये डिविजिबल बाय 6 होना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर ऐसा एग्जाम में भी लिखना होगा, लिखना ही होगा, डिविजिबल बाय 7 होना पड़ेगा। 1785368 डिविजिबल बाय 8 होना पड़ेगा। 1785389 डिविजिबल बाय 9 होना पड़ेगा। हो गया, खेला खत्म। इसमें से कौन कौन सा ट्रिवियल है, मतलब जिसमें मैं ग्रीन लाइट लगा दूं कि हाँ ये तो होगा ही। ग्रीन किस किस में लगेगा? 1 2 1 में लगेगा ही, 1 में लगेगा ही, 5 ये ट्रिवियल है। 2 वाला ट्रिवियल है, 5 वाला ट्रिवियल है। 6 फिर से कहिएगा प्लीज। मैंने कोई एक नंबर लिया 17853, कोई ऐसे ही मैंने नंबर ले लिया सम को समझने के लिए, और अब मैंने ये लिखा कि सपोज वो नंबर है, तो क्वेश्चन पढ़ के देखो ना, क्वेश्चन पढ़ के देखा है तूने एक बार? लेट n be the least positive integer, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये n है, तब तो आंसर ही आ गया। whenever a non digit c अगर मैं लगाऊं तो बाकी डिविजिबल होना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि क्या होना पड़ेगा, अब देखो, तो इसका मतलब है कि ये सब नॉन ट्रिवियल चीजें हैं या नहीं? यस सर। तो अब मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं 17853 प्लस 3 इज डिविजिबल बाय 3, ये मतलब है या नहीं? हाँ सर। क्योंकि 3 हर समय इसे डिवाइड करेगा, इसका मतलब दिस मस्ट भी क्या होना पड़ेगा? डिविजिबल बाय 3। अब सिमिलरली 4 में ये चीज हो रहा है। तुम बोलोगे सर ये चीज अभी दिमाग में नहीं आता है, ठीक है। नंबर थ्योरी में कई बार मैं भी कई बार सॉल्यूशन अभी देखूंगा, एकदम फ्रैंकली कहता हूं तुम लोग को ये बात में, ठीक है, क्योंकि मैं भी नंबर थ्योरी में अभी तक मुझे वो फ्लुएंसी हासिल नहीं हुआ है। मगर मैं बार बार ये, और ये तुम्हें कॉन्फिडेंस देने के लिए कह रहा हूं, नवंबर, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि एकदम 5 दिन के अंदर नंबर थ्योरी हम सीख जाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। पहले तो हमें ये जानना है कि लास्ट 4 साल में नंबर थ्योरी के कैसे सम्स आए हैं, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि किस लेवल तक मैं नंबर थ्योरी के सम्स को तुम्हें करने के लिए दूं, और तब मुझे टाइम दो नवंबर तक का। अगर नवंबर तक मैं नंबर थ्योरी सही नहीं करता हूं तो मुझे बोल सकते हो सर आप झूठ बोल रहे थे। ये सब चीज दिमाग में मेरे ख्याल में आने लगेगा, ठीक है, अगर मैं मेडिकली फिट रहा तो। आगे चलते हैं। इसका मतलब, अच्छा अब ये तो डिविजिबल बाय 4 है ही है या नहीं? यस सर।
मतलब तुम्हें आज लग सकता है ये चीज कि सर ये तो यूनिक ट्रिक है, मगर क्या पता 4 साल में तुम देखोगे ये सम 3 बार ऐसा ट्रिक लग चुका है, तुम बोलोगे अरे सर समझ में आया। मतलब जैसे जेई में एक एल्गोरिथम होता है एक पर्टिकुलर टाइप करने का, यहाँ पे भी वो एल्गोरिथम है, पकड़ना चाहते हैं हम। तो दिस मस्ट बी डिविजिबल बाय और 4, तो मतलब ये डिविजिबल बाय 4 हो गया। तो वैसे ही अब ये वाले में क्या होगा, कोई कहेगा? by 6 इज डिविजिबल बाय 6, Divisible by मतलब 6. ये तो एकदम, तो दिस इज डिविजिबल बाय 6। बस मैं इतना फिर से कह रहा हूं, मैं बार बार बोलूंगा और 3-4 दिन तक कि मेरे पास जैसे कुछ किताबें रहती हैं, जैसे नंबर थ्योरी के मेरे पास कुछ किताबें होंगी, मैं उल्टा के देखूंगा पुरानी किताबें हैं, सब्जेक्टिव किताबें हैं, मैं उसे ऑब्जेक्टिव नहीं करूंगा, मैं सब्जेक्टिव में दे दूंगा। प्लीज जिस बच्चे ने ये सोच लिया कि केवीपीआई में क्योंकि ऑब्जेक्टिव सम आता है तो सब्जेक्टिव सम मुझे नहीं करना है, मेरे ख्याल में मैं उसे हेल्प नहीं कर पाऊंगा। सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, जो सम मैंने दिया है वो तुम्हें करना पड़ेगा। इसका मतलब अब तुम बोलोगे सर आप बोर कर रहे हो, इसका मतलब आप ये चीज को हटा दीजिए। और अब मैं आपको बोलता हूं क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बोलो। 17853 इज डिविजिबल बाय 3 होना पड़ेगा। 17853 इज डिविजिबल बाय 4 होना पड़ेगा। 17853 इज डिविजिबल बाय 6 होना पड़ेगा। 17853 इज डिविजिबल बाय 7 होना पड़ेगा। 17853 इज डिविजिबल बाय 8 होना पड़ेगा। और 17853 इज डिविजिबल बाय 9 होना पड़ेगा। केवीपीआई का तैयारी उन बंदों को भी करने के लिए अच्छा है जो बंदे बाद में मैट या ऐसा कैट का कोई एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है, कैट या थोड़ा सा जीआरई में सब्जेक्ट जीआरई देना चाहोगे बाद में, तो तुम देखोगे कि केवीपीआई के जब तुम सम्स को करोगे तो श्योर साथ आज से 4 या 5 साल के बाद जब तुम कैट या मैथ का तैयारी करोगे तो तुम्हें वहां पे चीजें थोड़ा सा हेल्प लगेगा कि तुम्हें लगेगा कि नहीं मेरा वो जो तैयारी था वो तैयारी वहां पे थोड़ा हेल्पफुल कर रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इसमें कौन कौन सा ट्रिवियल है बोलो। क्या तुम्हें ये नहीं लग रहा है कि डिविजिबिलिटी बाय 3 क्यों चेक करूं, अगर मैं डिविजिबिलिटी बाय 9 ही चेक कर लूं तो? हाँ सर। हाँ सर। तो इसका मतलब है कि मैं इसको हटा सकता हूं, क्यों? क्योंकि मैं डिविजिबिलिटी बाय 9 चेक करूंगा। वैसे ही बोलो, अब बोलो और क्या क्या हटेगा। 4 and 8 4 हटेगा, तो 4 हट के क्या आ जाएगा बोलो। 8 डिविजिबिलिटी बाय 8 आ जाएगा क्योंकि मुझे 8 चेक करना है। और बोलो 6 हटेगा या रहेगा? रहेगा सर। रहेगा. एचसीएफ का एक प्रॉपर्टी है, सर 2 कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल है, कोई नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल होगा, हाँ या ना? हाँ सर। Yes sir. कोई नंबर 4 से डिविजिबल है, कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो वो 24 से डिविजिबल होगा, हाँ या ना? यस सर। हाँ sir. नहीं होगा। हाँ sir. कैसे होगा? 12 4 से डिविजिबल है, 12 4 से डिविजिबल है, 12 6 से डिविजिबल है, 12 24 मैं क्या बोला, नहीं 24 12 को डिवाइड करता है, नहीं बोल सकते हो। प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम ये हुआ कि एचसीएफ जब तुम निकालोगे 4 और 6 का तो वो 2 आता है। तो अगर मेरे पास एक रिजल्ट है, अगर एचसीएफ या जीसीडी ऑफ ए और बी अगर 1 है और मैं अगर बोलूं कि ए डिवाइड्स एम और ए और बी प्राइम है, ए डिवाइड्स एम, इसका मतलब कि एम में ए टू दी पावर के कुछ नंबर होगा, डॉट डॉट डॉट, ए का कोई पावर होगा। बी डिवाइड्स एम, इसका मतलब क्या हुआ? m is equal to b to the power ए टू दी पावर के के साथ बी टू दी पावर एम आएगा, तो हेंस ए बी डिवाइड्स एम होगा। हाँ सर। मगर अगर एचसीएफ ऑफ ए बी 1 नहीं हुआ तब ये वाला थ्योरी फेल्स हो जाता है, क्योंकि 12 को जब तुम लिखते हो तो 2 into 2 into 3 लिखते हो। अब 4 आने के लिए तुमने ये 2 और 3 को ले लिया, सॉरी 2 और 3 से तुमने 6 ले लिया, इस 2 और 3 से तुमने 4 ले लिया, मगर जब तुम 4 into 6 करते हो तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा 2 मिल रहा है नहीं? Yes sir। तो वो तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है ना तुम्हें। होता है ये प्रॉपर्टी तभी होता है अगर एचसीएफ 1 है। तो क्लियर हो गया? तो अब मुझे बोलो
क्या अगर कोई चीज 3 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है, क्या वो 6 से डिविजिबल होगा? Yes, sir. होगा ही, तो इसका Yes, जरूरत sir. नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल दिया डिविजिबल बाय 2 and 6। 2 मतलब 8। अच्छा, तो अब मुझे बोलो, क्या ये कुछ HCF जैसा लग रहा है? तुम्हें लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जो डिविजिबल बाय 7, 8 और 9 हो, हाँ या ना? यस सर। ये कौन सा नंबर होगा? दिस मस्ट बी कौन सा लीस्ट पॉजिटिव नंबर डिविजिबल। मैं अगर तुमसे पूछूं फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3, तो क्या निकालते थे? एलसीएम ऑफ 2 and 3. 23. तो अगर मैं ऐसे ही तुमसे पूछूं कि लीस्ट पॉजिटिव नंबर डिविजिबल बाय 7, तो क्या बोलोगे? 504. एलसीएम या एचसीएफ क्या लोगे? LCM, sir. एलसीएम किस किस का? 7, 8, 9. 7, 8, 9. 7, 8, 9। ध्यान से देखना है तो देख लो एक बार। टाइम, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो। सर हाँ बोलते जा, सुन रहा हूँ मैं, सुन रहा डिविजिबल हूँ। बाय 6 वाला मतलब डिविजिबल बाय 6 वाला कंडीशन थोड़ा समझ में नहीं आया, मतलब आपने उसे कैसे कर दिया, मतलब वो मुझे मतलब कंफ्यूजन कौन सा बोलो, कौन सा, मतलब मुझे अच्छे से बोलो। हाँ, डिविजिबिलिटी बाय, सर वो डिविजिबल बाय 6 उसको आपने काट दिया ना सर, हाँ वो वाला समझ में नहीं आया सर, कैसे काटा? वो तो 2 से डिविजिबल नहीं है ना, तो वो चीज वो किसको चीज तो किसको? सर आपने जो नहीं आपने नहीं जो नहीं, नंबर अगर लिया अगर एग्जांपल के अगर तौर अगर पर, अगर अगर मेरे पास, रुक जा, अगर मेरे पास क्या था, मेरे पास अगर कोई चीज डिविजिबल बाय 8 होगा तो वो डिविजिबल बाय 2 होगा या नहीं? होगा सर। और अगर कोई चीज को मैं डिविजिबल बाय 9 ले लूं तो वो डिविजिबल बाय 3 होगा या नहीं? होगा सर। तो ये दोनों को मिला के क्या मैं ये कह सकता हूँ कि डिविजिबल बाय 6 होगा? हाँ सर, बट सर हाँ लेकिन वहां पे ऊपर में तो जैसे कि मतलब वहां पे लिखा है ना 1783, आपने कोई भी नंबर ले लिया हाँ हाँ, वहां पे, उस हिसाब से तो सर अगर ऐसा कोई ऑड नंबर आ गया फिर तो सर 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है ना, मगर ये वाला जो फिर तो नंबर सर तू ले गड़बड़ी रहा हो है, जाएगा ना। ये जो नंबर ले रहा है, ये जो जब तू ये जब नंबर ले रहा है, तुझे वो नंबर चाहिए जो डिविजिबल बाय 8 होना पड़ेगा, तो ऑड कैसे होगा वो? ऑड कैसे होगा? क्योंकि उसे समझ गया सर। डिविजिबल बाय 8 भी तो नहीं। ये तो मैंने एक एग्जांपल लेके तुम्हें समझाया ना, आया नहीं कि नहीं समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो हाँ आ गया चलो सर। ठीक है, आगे करवाऊंगा, ठीक है, मैं दूंगा, ऐसा और भी समझ दूंगा, तुम लोग और भी ट्राई कर। क्वेश्चन नंबर 8, आया बस। Yes. अभी बस मैं कह रहा हूँ, अभी बस एंजॉय करो, मुझे टाइम दो नंबर थ्योरी में थोड़ा सा, ठीक है? अगर मेहनत करोगे तो आ जाएगा, चिंता मत करो। यहाँ पे बोलो So 1 से 11 तक कंसीडर किया। बी द 11 डिस्टिंक्ट, तो आंसर आया हाँ सर। So number C. 1 से लेके 11 तक ले लिया। इफ यू रिप्लेस द लार्जेस्ट ऑफ दिस मीडियन बाय द 10 डिजिट्स, तो ये तुम्हारे पास मीडियन इसका क्या होगा? सर मीडियन इंटीजर दिया है सर। If we we replace the largest of these integers by the median of other 10 integers, नहीं वो इंटीजर नहीं है मीडियन इसका, 1 2 मीडियन इंटीजर नहीं है, 3 4 5 6 7 8 मीडियन 9 5.5 10, आएगा। तो इसका मीडियन 5.5 आएगा। अब क्या किया? से पहले तो ऊपर वाले का मीडियन और मीन निकाला, ये मीडियन, हाँ, उसके बाद तुमने किसे रिप्लेस किया बोलो? अब नए में लार्जेस्ट वाले को रिप्लेस कर दिया, तो 1 2 3 4 5 के बाद 5.5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा और फिर 10 आएगा।
तो अब इसका मीडियन क्या आया, वो 11 है ना, 11 नंबर है ना, तो मीडियन तो तुम्हारे पास सेम ही आएगा सर, सेम ही 5.5 है। ही आएगा। नहीं रुक जा, मैंने गड़बड़ किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो तुम्हारा जो मीडियन होगा वो क्या होगा, ऑड होने से तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 1 2 3, ये नहीं है मीडियन तुम्हारे पास, सर 6 होगा। तो ऊपर वाला 6 6 होगा, होगा ऊपर का मीडियन सर 6 6 होगा। होगा। तो यहाँ का तो फिर 5.5। यहाँ पे तुम 6 डाल दोगे, कहाँ पे डाल दोगे तब, 1 2 3 4 5। सर नहीं सर, मीडियन ऑफ 10 इंटीजर्स बोला है। If you replace the largest of these integer by the median of the अदर other 10 10 integers, तो हाँ इसीलिए 11 में तो क्या, तो ठीक है, तो 1 2 3 लेके देख लेना, आ जाएगा तुम्हारे पास। क्या कह रहा है, लेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, if you replace the largest of these integers by the median of the other 10 integer, तो other 10 integer तुम्हारा ये है, इसका मीडियन होगा 1 2 3 4, 5.5 ये बीच वाला 5.5, और 5.5 तुम 11 में रिप्लेस कर दोगे, तो 1 2 3 4 5 5.5 6 7 8 9 10, तब तुम्हारे पास मीडियन जो आया क्या आया, 5.5 5.5, 5 और ही इसका मीडियन तो 6। इसका मीडियन 6 है, करके देख सकते हो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ बोल। ऊपर वाला क्वेश्चन मुझसे हुआ नहीं था, मतलब मुझे क्वेश्चन तो समझा नहीं, मुझे क्वेश्चन थोड़ा ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन था। ये कह रहा है कि देखो, मतलब क्योंकि किसी ने कह दिया तो यही ज्यादा बेटर है कि x1 से लेके x11 तक कोई एक नंबर चूज कर लो, ठीक है। मैंने जब किया था तो मैंने x1 x2 x3 को ही कर लिया था, मगर ये ज्यादा बेटर है कि तुम चूज द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ यू रिप्लेस द लार्जेस्ट ऑफ दिस इंटीजर, तो इसमें लार्जेस्ट कौन है, 11। तो 11 को तू रिप्लेस कर दे मीडियन ऑफ अदर 10, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था, यहां से लेके यहां तक का मीडियन क्या होगा, 5.5। तो अब उससे रिप्लेस करके देख ले, आया समझ में। हाँ खेला समझ में आया ना, हाँ समझ गया सर। ठीक है, चलो उसके बाद वाला देखते हैं। ये वाला आया 9, यस सर। कौन सा थ्योरी लगा है 9 में, सर ऑक्सिलरी फंक्शन चूज किया सर। हाँ ऐसा। क्या था क्वेश्चन तुम्हारे पास, क्या था, P of 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, P of 2 माइनस 4 इक्वल टू 0, P of 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या ये कोई पैटर्न में गिर रहा है, P of x P minus of twice 1 is 2 equal to minus 0. 1 equal to 0, P of 2 minus 2 into 2 equal to 0, P of 3 minus 2 into 3 equal to 0। तो hence मेरे पास G of x जो होगा वो होगा P of x minus twice. माइनस ट्वाइस एक्स, और इसके 3 रूट्स मुझे मालूम है 1 2 3। लीडिंग कोएफिशिएंट दिया हुआ है, हाँ या ना, क्वेश्चन पढ़ के देख लो रे एक बार। द नंबर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या लीडिंग कोएफिशिएंट दिया हुआ है, नहीं दिया लीडिंग, हाँ या ना बोलोगे, लीडिंग नहीं कोएफिशिएंट सर। दिया हुआ है, नहीं, तो इसलिए a टाइम्स ऑफ x। अब लीडिंग कोएफिशिएंट के लिए कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तब मैं इसे ज्यादा नहीं समझा रहा हूँ ना, ये समझाया दिया गया है, ये समा तुम लोग को ऑलरेडी। a x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, क्या क्या यूज करोगे, P of 4, 8 4 जा, P of 4 का वैल्यू 8 दिया हुआ है, पुट अप करके देख लेना, a का वैल्यू आ जाएगा, खेला खत्म, बाकी सब तो फिर उसके बाद निकाल लोगे। द नंबर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल फलाना फलाना, ठीक है, तो चेकआउट करके देख लेना जो भी होगा, ठीक है। क्या आएगा, P of 4 8 करके देखो, कुछ सुंदर सा चीज आ रहा है, सर a 0 आ रहा है। तो a 0 पॉसिबल है, सर नो क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्योंकि ये तो लीडिंग कोएफिशिएंट है, तो a 0 नहीं हो सकता है। और सॉल्व करके देखो, तुम्हें 4 माइनस 1 4 माइनस 2 और 4 माइनस 3, तो हेंस a का वैल्यू 0 आ गया। तो अगर a का वैल्यू 0 है तो मुझे बोलो ये वाला क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, तब नहीं सर। क्यूबिक पॉलिनोमियल होने के लिए तो a होना इंपॉर्टेंट है ना, तो हेंस आंसर नो, क्यूबिक पॉसिबल ही नहीं है ये वाला चीज। किसी को देखना है तो देख लो, आगे चलते हैं। इसे ज्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी कर लिया, 11 बज गया ना, 11 बजे के बाद मैं और
ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड में खींच रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग नेक्स्ट थोड़ा हो सकता है कि 9:30 से शुरू करूँ क्लासेस। हाँ, क्योंकि पता ही नहीं चलता है टाइम का जब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये देखो ना, अब ये वाला सम, हाँ, द 2-digit number AB is called almost prime if one obtain 2-digit number by at most 1 digit A and B। जैसे क्या 12 प्राइम होगा, ऑलमोस्ट प्राइम होगा? Yes, एक बार sir. सम करके देख लेना। यस सर। हाँ सर। बाकी लोग, हाँ, क्यों? क्योंकि 2 को रिप्लेस कर सकते हो किससे? किसी से भी 3 रिप्लेस से। कर सकते हो। 19 से रिप्लेस कर दो, 1 से रिप्लेस कर दो। 3 से। क्या 23 प्राइम हो, सॉरी, क्या 24 प्राइम होगा, ऑलमोस्ट प्राइम? Yes, sir. यस सर। 24 ऑलमोस्ट प्राइम। 4 को किससे रिप्लेस कर दो? 23 से। तो मेरा कहना है कि जब तुम 11 से लेके 20 तक लिखते हो, 21 से लेके 30 तक लिखते हो, हर कॉलम में एक प्राइम तुम्हें मिलेगा या नहीं? Yes, sir. 31 से लेके, ठीक है, तो सॉरी, मैं ऐसे लिखना ज्यादा अच्छा है। 11 से 19 तक, 10 से 19 तक, फिर 20 से लेके 29 तक, क्योंकि और 30 से लेके 39 तक, तुम जानते हो कि हर कॉलम में तुम्हें एक प्राइम मिलेगा, मिलेगा या नहीं? एवरी Yes, कॉलम sir. हैज अ प्राइम। वो तुम्हें जानना होगा कि एवरी कॉलम हैज अ प्राइम। मैं एक चीज कहता हूँ कि तुम लोग एक काम करोगे, मगर 0 से 1 से लेके 100 तक जितने भी प्राइम्स नंबर है सबको याद करके रखोगे। ठीक है, प्राइम्स, जो नंबर प्राइम्स हैं वो याद रहना अच्छी बात है। मैं फिर से कह रहा हूँ ये बात। ऐसे सम्स में जब नंबर थ्योरी करवाया जाता है तो कहा जाता है कि छोटे बच्चों को जब नंबर थ्योरी कराया जाता है तो 1 से 100 तक जिसको प्राइम पता है उसको एक टॉफी देना चाहिए। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि एटलीस्ट 1 से लेके 100 तक का तुम्हें प्राइम पता होना चाहिए। तो उसके बाद फिर उल्टा के देख सकते हो, तो हर एक नंबर ही पॉसिबल है। तो इसका मतलब है कि 10 से लेके 99 तक कितने नंबर्स होते हैं? टोटल 90 नंबर्स हैं, तो इसलिए आंसर 90 होगा। बाकी सबका हो सकता है कि मैं वीडियो सॉल्यूशन केवल अपलोड कर दूं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2018 का पेपर डिस्कस करेंगे। हाँ, क्योंकि 4 क्लास में ये चीज खत्म करना है। लेट पी बी द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स कोलिलेटर ABCD KL MN बी द मिड पॉइंट्स ऑफ ABBCCD। हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम में कुछ एक जानते थे मेरे ख्यालों में कि एक ट्रायंगल में अगर तुम मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो ये एरिया को, ये अगर ये एरिया A है तो ये एरिया A है। तो एक बार तुम लोग, बस मैं हिंट दे रहा हूँ, घर में ट्राई करके देख सकते हो कि अगर तुम इस टाइप से पॉइंट को ज्वाइन करते हो, ठीक है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो और इस टाइप से अगर तुम ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हो, मेरे पास टाइम इतना नहीं है कि मैं ज्यादा सम टाइम पढ़ने के लिए दूं, तो इसलिए मैं खुद बोल रहा हूँ। हाँ, कि क्या है कि ये जो है तुमने सबको मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। अगर तुमने मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया इसको, तो ये जो ब्लू वाला ट्रायंगल है, क्या ये सबको आधे आधे पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा? ये वाला ब्लैक वाला लाइन नॉमेनक्लेचर तुम लोग खुद दोगे, ABCDEF तुम लोग खुद दोगे। तो इससे तुम्हारे पास पता चल गया अगर ये A है तो ये B तो ये B, ये C तो ये C, ये D तो ये D। ध्यान से देखो, किसी किसी का वैल्यू दिया हुआ है, किसको निकालना है, निकल जाता है आराम से, यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, 52 आता है। तो वो करके देख सकते हो। एक बार ये सम करके देखो। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, क्या क्या? सर Z को रिप्लेस किया। हाँ, काउंटिंग है ये। इसमें कभी कभी PNC भी लगता है रे, मगर हाँ, कभी कभी अच्छा खासा PNC लग जाता है, कभी कभी तुम्हें वो सम्स मिलेगा। ठीक है, तो जिसमें तुम्हें अच्छा खासा PNC लगेगा, मगर यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे तो ठीक है, Z को अगर तुम रिप्लेस कर दोगे यहाँ पे,
तो तुम्हें 6x प्लस 4y प्लस 100 माइनस x माइनस y इज इक्वल टू 200 मिलेगा। इसका मतलब तब तुम्हें 5x प्लस 3y Is equal इज to इक्वल 100. टू 100 मिला। ये काउंटिंग कोई बहुत बड़ा काउंटिंग नहीं है, ध्यान से देखो। 5x प्लस 3y जब 100 होता है तो, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ में ये पॉइंट होना पड़ेगा। तो अब अगर ये तुम अगर काउंट करोगे तो एक टाइम के बाद मल्टीपल भी होना पड़ेगा। जैसे यहां से देखो, अब देखो, अब मल्टीपल को मैं कैसे यूज करूंगा। 3y इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 100 माइनस 5x, तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 100 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 3। क्या 300 को डिवाइड कर रहा है? नहीं सर, क्या 3 5 को डिवाइड करता है? नहीं सर नहीं। तो सर क्या पूछ रहे हो आप बेकार का, मजा नहीं आया। उल्टा लेता हूँ, 5x इज इक्वल टू 100 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 100 माइनस 3y बाय 5, 20 माइनस 3y बाय 5। क्या अब मजा आया? यस सर, क्या ये कुछ वही ट्रिक नहीं है जो इससे पहले लगा रहे थे, डिविजिबिलिटी वाला, यूनिट वाला? यस सर, 3y बाय 5। अब मुझे बोलो 3 को प्राइम है 5 से, तो y को किससे डिवाइड करेगा? तो इसका मतलब x का भी इंटीजर होगा। तो x जब इंटीजर होगा तो y मस्ट बी तो क्या होना पड़ेगा, बोलो, मल्टीपल ऑफ 5। तो मैं जब यहाँ पे तुम्हें काउंटिंग करने के लिए बोल रहा था तो साथ तुम सोच रहे थे सर बहुत बड़ा काउंटिंग होगा, मगर अब मैं जब यहाँ पे काउंटिंग करने बोलूंगा तो बड़ा काउंटिंग होगा। क्यों? अब क्यों होगा रे बड़ा काउंटिंग? अब तो तुम y का वैल्यू डालना शुरू करो। y वाल डालोगे तो x डालोगे, x डालोगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा, बोलो, z का। z निकालना ही नहीं है तुम्हें, तुम जानते हो कि z का वैल्यू 100 से कम होना पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए जब बस तुम x और हाँ, तो x और y का वैल्यू पुट अप करना। y इज अ मल्टीपल ऑफ 5, 0 तो हो नहीं सकता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर कह रहा है, तो 0 पॉसिबल है। तो 5 हो गया, फिर 10 हो गया। तो कितना काउंटिंग है? काउंटिंग करके देखो। तुम लोग सर काउंटिंग सर बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं करना होगा काउंटिंग। तो अरे नंबर थ्योरी में काउंटिंग तो करना ही पड़ता है, ठीक है? तो चलो 11 10 हो गया, आज यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है? बाकी का अगर तुम लोगों ने ट्राई किया है तो चिंता मत करो, या तो कभी केवीपीआई का क्लास के बाद भी डाउट पूछ सकते हो। हाँ, ऐसा नहीं है, खत्म होने के बाद, मगर हाँ आज जहां तक हुआ उसके बाद केवीपीआई उसके क्लास के बाद डाउट पूछ सकते हो यार। और एक दिन सीटिंग लोगे क्या रिमेनिंग सम के लिए? हाँ सर, हाँ सर, तो अगर घबराते तो कल मेरा क्लास 12 का सीटिंग है, परसों तुम लोग का सीटिंग बना दूं कितने बजे? रात के 10 बजे, पीएसटी क्लास रात के 10 बजे। ये क्योंकि ये टाइमिंग बेस्ट टाइमिंग है मुझे लगता है। सुबह वाला टाइमिंग में फिर से मैंने देखा पॉसिबल नहीं है। रात का 10 बजे जिनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम है, सॉरी, तब मैं कुछ नहीं हेल्प कर पाऊंगा। जिनको नहीं है तो ठीक है, चलो रिमेनिंग सम्स परसों करेंगे। हाँ यस सर, ठीक है, Friday चलो परसों। रिमेनिंग सब परसों। हाँ, क्योंकि 11 से ज्यादा खींचे 9:30 बजे, परसों 9:30 बजे या 9 देखते हैं। परसों क्या है, आज क्या है, वेडनेसडे, फ्राइडे होगा। फ्राइडे, ठीक है। 9:30 को 9:30 तो डाउट, तुम लोग के बैच का डाउट खत्म करते हो तो हाँ सर, डाउट होता है हमें। हाँ तो ठीक है, तो 10 बजे ही रखते हैं, कोई पंगा नहीं है, 10 से 11। हाँ बोलो। आपने ये कल का क्लास का वीडियो क्या अपलोड कर दिया क्या वहाँ पे वेबसाइट में? नहीं, कल का क्लास का वीडियो अपलोड नहीं किया। हाँ, नेक्स्ट क्लास परसों 10 बजे। अच्छा सुनो, और एक चीज बोलना है। तुम लोगों में से जो लोग क्या बोलते हैं केवीपीआई का क्लास अटेंड करना चाहते हो, पीएसटी क्लास में जिन लोगों ने नाम नहीं दिया है, वो नेक्स्ट टाइम से मैं ग्रुप में नहीं भेजूंगा। नेक्स्ट टाइम से पीएसटी वाले ग्रुप में केवल भेजूंगा, ब्रॉडकास्ट करूंगा। तो तुम लोगों में से कोई बंदा जिसने पीएसटी में नाम मुझे नहीं दिया है, या एक सबसे अच्छी बात है कि तुम लोग मुझे मैसेज कर दो, सर आई वांट टू डू केवीपीआई क्लास। अगर तुम्हारे नाम के आगे पीएसटी लिखा हुआ है इट्स बेटर है, नहीं लिखा होगा पीएसटी तो मैं इंक्लूड कर दूंगा ब्रॉडकास्ट लिस्ट में। नेक्स्ट क्लास से तो केवल वो बंदे जो इंटरेस्टेड है उन्हीं के पास जाएगा, क्योंकि बाकियों को मैं डिमोटिवेट करना भी पसंद नहीं करूंगा। हाँ, जो जैसा चाहता है वैसा ही। हाँ चलो ठीक है, आज के लिए निकलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीबॉडी। या